नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फाइनेंस विद वैभव श्रीवास्तव। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, वो हायर इंटरेस्ट रेट पर है, आपने कोई लंबे समय के लिए लोन ले लिया है ना? या फिर आपका लोन तो थोड़ा-सा ही बचा हुआ है, साल 2 साल का ही बचा हुआ है, पर अब उसकी ईएमआई इतनी ज़्यादा है, वो आपको भरने में दिक्कत हो रही है। तो इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन ना वो हमारे पास है। ठीक है ना? तो आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको अपनी इन समस्याओं को समाधान मिले। और क्या पता आपको इन वीडियो के बीच में कुछ आपको ऐसा म नॉलेजेबल कंटेंट मिल जाए, जिससे आपको आपकी जो समस्या है, उसमें आपको थोड़ा और आसानी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। आज का जो टॉपिक है, उसका नाम है बैलेंस ट्रांसफर, ठीक है ना? तो पहले हम जा बताते हैं आपको बैलेंस ट्रांसफर होता क्या है? बैलेंस ट्रांसफर आपने सपोज़ कोई फलाना बैंक से या कोई भी XYZ बैंक से आपने कोई लोन लिया हुआ है, ठीक है? अब आपको वो लोन इमरजेंसी में लेना था, आपने लोन ले लिया, ठीक है? अब आपको उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा हायर मिल गया। अब आपने उनने आपको बताया कि सर आप अभी साल भर चला लीजिए, हम आपको रेट कम कर देंगे, ये कर देंगे, पर वो रेट हुआ नहीं कम भाई। अब आपने बैंक के चक्कर काटे, अब आप क्या करें? तो आपके पास ये ऑप्शन होता है, आप वो लोन XYZ बैंक से हटा के किसी अच्छी अन्य बैंक में आप अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, जो उसको हम लोग बैलेंस ट्रांसफ़र बोलते हैं। आसान भाषा में समझाया है मैंने आपको ये। अब बात करते हैं बैलेंस ट्रांसफ़र आप किस-किस चीज़ों का करवा सकते हैं, समझ रहे हैं? तो पहला है भैया पर्सनल लोन। पर्सनल आपको पता ही है, अगर आपको नहीं पता तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप पर्सनल लोन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। दूसरा बिज़नेस लोन, बिज़नेस लोन का भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तीसरा है लैप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, उसका भी लिंक आपको मैं दे दूँगा। चौथा है होम लोन, उसका भी मैं आपको लिंक दे दूँ। तो ये सब चीज़ें हैं जिनका आप लोग बैलेंस ट्रांसफ़र बहुत आसानी से करवा सकते हैं। अन्य और भी सारी चीज़ें होती हैं जिनका बैलेंस ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, ओडी लिमिट हो गई है, पर उनमें थोड़ी परेशानी होती है। ये बहुत स्मूथ प्रोसेस में आपका बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है? अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, भई आपकी एलिजिबिलिटी क्या होती है बैलेंस ट्रांसफ़र कराने के लिए? क्योंकि ऐसे ही किसी का बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं हो जाता है, आप गए बैंक में आपने पेपर दिए और बैलेंस ट्रांसफ़र हो गया। नो भाई, इसमें बहुत सारे अलग-अलग क्राइटेरिया देखे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज़ आपने XYZ बैंक से लोन लिया हुआ है, इसमें आपका कोई लोन खराब तो नहीं चल रहा है, आप जो बीटी कराना चाह रहे हैं। बैलेंस ट्रांसफ़र की शॉर्ट फॉर्म बीटी होती है। अगर मैं बीटी शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, तो इसका मतलब बैलेंस ट्रांसफ़र है वो, ठीक है? आपने कोई लोन लिया है, सपोज़ XYZ बैंक से कोई लोन लिया है, बिज़नेस लोन, पर्सनल लोन, लैप या होम लोन आपने कोई भी लिया हुआ है। अगर वो लोन आपने खराब चलाया है, आपने कोई किस्त वगैरह तोड़ी है अपनी, आपकी कोई किस्त बाउंस हो गई है, तो बहुत मुश्किल होता है उस लोन को बैलेंस ट्रांसफ़र कराने के लिए। समझ रहे हैं? तो मेक श्योर कि आपका जो लोन है वो क्लियर चले भाई, है ना? तभी देखिए, अगर आप कोई चीज़ बढ़िया चलाते हैं, आप किसी के संग बढ़िया संबंध रखते हैं, तभी आपको दूसरे लोग भी बढ़िया तरीके से देखते हैं। तो सेम एज़ इट इज़, अगर आपने एक बैंक से अच्छा लोन चलाया, तो आपको दूसरी बैंक अपने पास आराम से बुला लेती है भाई, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है? तो आपका जो लोन है वो बढ़िया चलना चाहिए, आपको फ़ायदा मिल जाएगा वहाँ से। एलिजिबिलिटी सबसे बड़ी तो यही है भाई। देन अब सपोज़ आपको जो आपका लोन चल रहा है, सपोज़ आपका लोन 2 लाख रुपए का चल रहा है, आपको XYZ बैंक ने 2 लाख रुपए का लोन लिया, आपकी उस टाइम पे एलिजिबिलिटी 2 लाख के लिए थी, ठीक है भाई? आपकी एलिजिबिलिटी उस टाइम पे 2 लाख के लिए थी। अब आपकी एलिजिबिलिटी, सपोज़ आपने लोन लिया, पर वो आपने उस तरीके से यूटिलाइज़ नहीं हो पाया, यूटिलाइज़ कि वो आपको आपकी इनकम बढ़ा सके, आपकी इनकम अभी भी 2 लाख ही रह गई है। साल भर ही हुआ है भाई, 50,000 ही खर्च हो पाया पूरे प्रिंसिपल अमाउंट के, 4 साल का लोन था। तो क्या आपको अन्य बैंक दूसरा लोन दे पाएगी 2 लाख से ऊपर का? भाई नहीं दे पाएगी। आपकी इनकम उतनी ही है। अगर आपकी इनकम 2 लाख से बढ़ के 3 लाख लाख, 4 लाख के लायक, 5 लाख के लायक हो जाती, तो आपको ऊपर और पैसा मिलता। आपको वो नहीं मिलेगा, तो आपकी वहाँ पे एलिजिबिलिटी खराब हो गई भाई, ठीक है? देन आपने ट्रैक अच्छा चलाया तो आपको बीटी मिलेगा, समझ रहे हैं? देन आपके पास डॉक्यूमेंट अपने प्रॉपर सारे होने चाहिए उस बैंक के अनुसार। आप सपोज़ आपने किसी एनबीएफसी बैंक से ली जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% का है,
भाई वो आपसे क्या लिखी, सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट लिखी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका बैंक स्टेटमेंट, आपका घर का बिजली का बिल, बस यही सब चीजें दिखेगी वो। पर अगर आप किसी नेशनलाइज बैंक में जाओगे तो भाई वो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, बिजली के बिल के अलावा भी जीएसटी दिखेगी, आईटीआर रिटर्न्स दिखेगी, आपकी 3B बिल्स दिखेगी। वो आपको फिर उस 30% से रेट ऑफ इंटरेस्ट जाकर सीधे 12-15 पे आ जाएगा, बिल्कुल आधा। तो भाई जैसी बैंक वैसा आपको बैलेंस ट्रांसफर मिलेगा, समझ रहे? अब देखिए बैलेंस ट्रांसफर के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं। पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, लैप, इन सब के बैलेंस ट्रांसफर सिमिलर हैं, कुछ कुछ पेपर्स अलग है। आइए इन सब पे बातें करते हैं हम लोग, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में अलग है। बात करें पर्सनल लोन में और बिजनेस लोन में, तो देखिए इसमें कोई ज़्यादा मेजर डॉक्यूमेंट्स नहीं, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, जैसे हम लोग केवाईसी बोलते हैं, नो योर कस्टमर। आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा, ठीक है। अगर आप बिजनेस ओनर है तो जीएसटी आईटीआर चाहिए, हैं तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सैलरीड है तो आपका 3 महीने का सैलरी स्लिप और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट। और मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, अगर आप बैलेंस ट्रांसफर बीटी क्रैश कर रहे हैं तो आपका करंट लोन, जैसे आपको बैलेंस ट्रांसफर किसी और बैंक में करवाना है, उसका एसओए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, एसओए चाहिए होता है हमको। फोरक्लोज लेटर चाहिए होता है। फोरक्लोज लेटर वो होता है, इसमें आपका फाइनल अमाउंट लिखा होता है कि भाई इस बैंक का ऊपर आपका इतना पैसा बकाया रह गया, आपको इतना पैसा देना है, वो होता है फोरक्लोज अमाउंट, तो आपको ये देना होता है। अब बात करते हैं भाई होम लोन और लैब के लिए, सिमिलर डॉक्यूमेंट है, एसओए भी चाहिए, फोटोज भी चाहिए। इसमें बस एक डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा हो जाता है, क्या हो जाता है भाई? एलओडी, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। एलओडी का मतलब जो होता है, होम लोन और लैब में आप लोग क्या देते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के अलावा? प्रॉपर्टी के पेपर। तो आपने क्या क्या प्रॉपर्टी के पेपर दिए हुए हैं, ये एलओडी में लिखा होता है कि भाई आपने अपनी करेंट डीड दी है, आपने अपनी 2012 की डीड दी है, आपने अपनी 2016 की डीड दी है, आपने एक खतौनी दी है, आपने ये पेपर दिया, आपने वो पेपर दिया, वो सारी चीजें उसमें लिखी होती हैं भैया, आपने क्या क्या पेपर दिए हैं रजिस्ट्री के रिगार्डिंग। तो आपका वो एलओडी चाहिए होती है। उसके अलावा बेसिकली हमको बस बीडी ट्रांसफर के लिए यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी बैंक्स हैं, कौन सी ऐसी बैंक्स हैं जो बीटी ट्रांसफर कर रही हैं आज की डेट। अभी हम ये वीडियो जून 2025 में बना रहे हैं। आज की डेट में ज़्यादातर सारी नेशनलाइज बैंक, सारी कॉमर्शियल बैंक, सारी एनबीएफसी, सब लोग बीटी ट्रांसफर कर रहे हैं, समझ रहे हैं? मेक श्योर बीटी ट्रांसफर में आपके थोड़े से लॉसेस भी हो सकते हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीटी ट्रांसफर में लॉसेस क्या होते हैं। बीटी ट्रांसफर में लॉस करने से पहले मैं आपको एक अपना ही पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, मेरे ही कस्टमर का एक्सपीरियंस है। मैं जिस बैंक में जॉब करता हूँ उस बैंक में मेरे पास एक कस्टमर आए कि सर मुझे लोन चाहिए। मैंने बोला ठीक है भैया मिल जाएगा लोन। कितने लाख का चाहिए? सर 15 लाख का लोन चाहिए। ठीक है सर हो जाएगा लोन। उनने मुझे अपने सारे पेपर दे दिए भाई। पहले सर आए थे मेरे पास एक एचडीबी बैंक का लोन ट्रांसफर कराने के लिए कि सर मेरे को खाली एचडीबी से अपना बीटी ट्रांसफर करवाना है। ठीक है सर, 7.5 लाख रुपए का लोन था। हमने उसके लिए उनका लोन प्रोसेस करा। थोड़ी प्रॉपर्टी की वैल्यू में कमाई तो सर हम उनको लोन उतना नहीं दे पाए जितना मांग रहे थे। तो हमने बोला सर मैं एक लोन और चल रहा है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक से, आप उसका बीटी कर दीजिए मेरे को, दोनों का बीटी। ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टी को मिला के हम उनको बीटी दे पा रहे थे भाई 15 लाख रुपए। ठीक है भाई, हमारा लोन सेंक्शन हो गया, हमारा चेक बन चुका, डिसबर्स हो गया, सब कुछ हो गया। पर लास्ट में हमें वो लोन कैंसिल करना पड़ गया। तो कैंसिल करना क्यों पड़ गया, उसके पीछे एक बड़ा मेजर कारण है, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, जो शायद बैंक्स आपको नहीं बता रही हैं, और जो आपका हक है पूछने का कि बैंक्स आपको ये चीजें क्यों नहीं बता। जब आप अपना कोई लोन दूसरी बैंक में ले जा रहे हैं तो आपका उसमें फोर क्लोज चार्ज लगता है, समझ रहे हैं आप? फोर क्लोज चार्ज लगता है, वो आपको पता होना चाहिए, जो कि मेरे कस्टमर को नहीं पता था। फोर क्लोज चार्ज वो होता है कि आप अपना पूरा लोन वन शॉट मतलब एक बार में बंद कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, उससे हम लोग फोर क्लोज चार्ज बोलते हैं। तो भाई हमारे कस्टमर को ये चीज पता नहीं थी कि भाई फोर क्लोज चार्ज क्या होता है।
तो मैंने पूछा सर वो एक बार बैंक से आप पता करके आइए आपको उनका चार्ज क्या, तो उन्हें पता नहीं थी। भाई बैंक गई, अब दोनों बैंकों ने 4% का 4% का चार्जेस अपना लगाया हुआ था। भाई टोटल लोन 12 लाख रुपए का हो रहा था, 3 लाख रुपए का हमने टॉपअप दे दिया था उनको। टॉपअप मतलब होता है आपका जो लोन चल रहा है, सपोज 5 लाख रुपए का, आपने 3 साल लोन चलाया, आपका वो लोन सिर्फ 2 लाख रुपए ही रह गया। अब आपको दोबारा 5 लाख की जरूरत पड़ रही है, तो आप दूसरी बैंक में अपना लोन लेके जा रहे हैं, तो आपको 2 लाख तो पहली वाली बैंक का खत्म हो गया, 3 लाख आपको फ्रेश और मिल गया, तो टोटल आपको फिर से लोन 5 लाख का हो गया। तो 3 लाख रुपए जो मिला ना उसे हम टॉपअप बोलते हैं। तो उनको टोटल 15 लाख रुपए का लोन हुआ था, जिसमें से 12 लाख रुपए का बीटी था, 3 लाख का हमने उनको टॉपअप दिया था। और भाई कस्टमर बिलक गया, भैया 12 लाख पे हमको टोटल 4% देना पड़ रहा है, ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। भाई वो बैंक का खर्चा है, मेरा नहीं है। बोले उनको 48,000 प्लस 18% जीएसटी, मोटा मोटा 60,000 का अप्रॉक्स उनको देना पड़ रहा था। भाई उन्होंने मना कर दिया। अब देखिए ना वो केस हमारे पास रहा, ना वो केस उनके पास रहा, दोनों तरफ से केस बिगड़ गया, तो क्योंकि वहाँ पे ईएमआई बाउंस हो गई, हमारी नहीं, यहाँ पे ईएमआई बाउंस हो गई, हमारा लोन तो चालू हो गया था ना भाई। तो आप लोग प्लीज जी मेक श्योर करिए किसी और बैंक में बीटी करने जाने से पहले कि भाई उन जिस बैंक में आपका लोन चल रहा है, आपके एग्जिस्टिंग बैंक का, भाई उसमें आपका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन चल रहा है, हमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, हम क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, पहले ये चीज कंपेयर करिए। भाई हमारी प्रोसेसिंग फीस क्या है, क्या हम 2% प्रोसेसिंग फीस दे रहे हैं, क्या हम 1.5% प्रोसेसिंग फीस दे रहे हैं, वो आप कंपेयर करिए। क्या आप जिस बैंक से हम लोन लेके अपना आ रहे हैं वो कितना चार्जेस ले रही है अपना लोन खत्म करने के लिए, प्लीज आप मेक श्योर ये चीजें पहले कंपेयर करिए, तब आप बीटी करिए। क्योंकि देखो ऐसे बीटी आपने कर दिया ना, आपको लॉस ही हो जाएगा। क्योंकि 2% हम लोग लेंगे, 4% वो लोग लेंगे, 6% का आपका जे हो गया। इसके अलावा इंश्योरेंस के चार्जेस और भी चार्जेस होते हैं, वो सब चीजें। तो मेक श्योर आप पहले ये चीज क्लियर करें बीटी ट्रांसफर करने से पहले। बीटी ट्रांसफर आपको तब हेल्प करेगा जब आपको अपनी ब्याज कम करनी हो, सपोज आपका टेन्योर में रिस्ट्रक्चर करवाना हो, आपको आपका जो लोन आपने लिया है वो थोड़ा बचा है, अब आपको और लोन चाहिए पर एलिजिबिलिटी नहीं बन पा रही है आपकी। सपोज आपका एक 12 लाख रुपए का लोन है, अब आपका लोन आपने 2 साल चलाया, आपके लोन को 8 लाख रुपए बचे हैं। आप एक सैलरीड पर्सन है, आपकी सैलरी 50,000 रुपये आ रही है, आपकी ईएमआई 25,000 रुपये की आ रही है आज की डेट में। अब आप दूसरी बैंक से 4 लाख का लोन लेने जा रहे हैं, आपको लोन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो ईएमआई की कैपेसिटी है 50% फोयर की, वो आपका भर चुका है भाई, आपको नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पे बीटी कर सकते हैं, आप दूसरी बैंक में चले जाइए, उनको बोलिए मेरा ये लोन खत्म करिए, मेरी 12 लाख का दे दी, आपको सेम ईएमआई, क्या पता आपको ईएमआई कम भी करके दे दे वो, उसकी ब्याज क्या पता कम हो। तो कहीं कहीं आपको बैलेंस ट्रांसफर आपको प्रॉफिटेबल भी आ सकता है, कहीं कहीं आपको बैलेंस ट्रांसफर आपको लॉस भी दे सकता है। तो मेरी आपसे सलाह यही है कि भाई आप अपना बैलेंस ट्रांसफर पहले देखिए, समझिए, जांच पड़ताल करिए, देन उसके बाद आप बैलेंस ट्रांसफर पे आइए। क्योंकि देखिए जब कोई बैंक पूरा लोन प्रोसेस करती है आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि चार्जेस आपको देने पड़ सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप पहले अपने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। आप पहले अपनी बैंकों का पैसा देखिए कितना है, कितना नहीं है, क्या चार्जेस हैं, क्या चार्जेस नहीं है। आप जिस बैंक से लोन लेना चाहते हैं उनके चार्जेस क्या हैं, उनके चार्जेस क्या नहीं है, वो सब चीज़ें आप पहले मेक श्योर करिए। देन उसके बाद आप बैलेंस ट्रांसफर करिए। तो अगर आप मेरी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीकेंड, आपके लिए कोई वैल्यूएबल कंटेंट लेके आता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।